हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डेटा मशीन लर्निंग की एक सीरीज चल रही है। इस मशीन लर्निंग की सीरीज में हम पिछली वीडियो में जो आउटलायर होते हैं आपके डेटा सेट में उसको आप मेथड IQR मेथड के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं ये देखा। आज आउटलायर को हम रिमूव करना सीखेंगे जेड स्कोर के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द जेड स्कोर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे और कोडिंग करने के लिए आप गूगल कोलैब नोटबुक पे जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक। और गूगल कोलैब नोटबुक को सर्च करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से न्यू गूगल कोलैब नोटबुक आप ले आएंगे। तो दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक। अब आपने गूगल कोलैब नोटबुक ओपन कर ली है अपने सिस्टम पर, अपनी मशीन पर। तो अब आप मेरे साथ कोडिंग करेंगे और कोडिंग करने से पहले हम जेड स्कोर क्या है और हम किस किस पॉइंट का इस जेड स्कोर में यूज़ करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेड स्कोर फॉर आउटलायर डिटेक्शन। तो जेड स्कोर क्या है? तो जेड स्कोर इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन स्टैटिक्स। आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग में स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक जेड स्कोर स्टैटिक्स का एक पार्ट है। तो जेड स्कोर इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन स्टैटिक्स। जेड स्कोर आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड स्कोर। कैसा स्टैंडर्ड स्कोर, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिस स्कोर हेल्प टू अंडरस्टैंड इफ ए डाटा वैल्यू इज ग्रेटर और स्मॉलर देन मीन। अब आप जानते हैं कि जो भी आपके पास डेटा होता है ना, उसका एक मीन होता है। तो अब जेड स्कोर से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो, मान लो ये यहाँ पर आपके सामने एक ये है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस इमेज में दिस इज द मीन। तो यहाँ से हमें बताना है कि जेड स्कोर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं जेड स्कोर से इधर की तरफ जाऊँ तो ये फर्स्ट जेड स्कोर से लेफ्ट साइड जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब माइनस का, और इधर जाते हैं तो प्लस। तो दिस इज द मीन। तो यहाँ से कह रहा है कि जेड स्कोर जो है वो कितना, ये जो वाली लाइन है उसने क्या कहा कि जेड स्कोर अंडरस्टैंड इफ डाटा वैल्यू इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन मीन। तो जेड स्कोर हमें हेल्प करता है कि हमारा डाटा इस मीन से कितना स्मॉलर है या फिर कितना ग्रेटर देन है, एंड हाउ फार अवे, और कितनी दूर है इट इज फ्रॉम द मीन। मोर स्पेशली जेड स्कोर टेल्स हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे डाटा पॉइंट इज फ्रॉम द मीन। तो आई होप आपको मीन से यहाँ से बताता क्या है जेड स्कोर, कि हमारा जो डेटा है वो इस मीन से कितना पास है, कितना दूर है। और जेड स्कोर निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इन स्टैटिक्स जेड स्कोर फाइंड आउट करते हैं आपका डेटा माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और व्हाट इज़ द मीन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, हम पाइथन की सीरीज में ये सब पढ़ चुके हैं। तो स्टैटिक्स के जो पार्ट है, जब आपने डेटा में आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, अपने न्यूमेरिकल डेटा पर प्रिडिक्ट कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, चाहे उसका मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो जेड स्कोर का फार्मूला है आपका डेटा मीन्स, मान लो आपका डेटा किसी पॉइंट पर 500 था, तो 500 में से किसी पॉइंट पर कोई डाटा 500 है, उस 500 में से हम मीन को सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारा जेड स्कोर फाइंड आउट हो जाता है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सो बिलो इट एंड इट इज एस्टिमेट दैट 68% ऑफ द डाटा पॉइंट लाइट बिटवीन 1 ± 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो 68% डेटा है, यहाँ से जो ये दिखा रहा है ना, ये प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 68% डेटा सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में आ जाता है। ये जो है ना, दिस इज द 68% डेटा। एंड 95% डेटा जो है वो लाई करता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। और 99.7% डेटा पॉइंट टू लाई करता है ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये प्लस का स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो इनके बीच में लाई करता है। अब आउटलायर को हम जेड स्कोर एंड आउटलायर क्या है देखते हैं एक बार फिर से। तो इफ द जेड स्कोर ऑफ ए डाटा पॉइंट इज मोर देन 3, इट इंडिकेट दैट द data point is quite different from the other data point such
A data point can an outlier. For example, in a survey, it was asked how many children a person had. Suppose the data obtained from pupil age, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ डेटा आपके सामने दे रखा है. दिस इज द डेटा. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 15 इज आउटलायर इन दिस डेटा सेट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा जेड स्कोर क्या है. और अभी हमने केवल डेफिनेशन देखी है और ये थ्योरिकल डेफिनेशन है. अभी हम इसको कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकल समझेंगे और कैसे आप जेड स्कोर के थ्रू अपने डेटा से आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं. तो चलिए हम 1 बाय 1 समझते हैं. तो सबसे पहले इस डेटा को समझने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो कौन कौन सी है. सबसे पहले हमारे पास पेंडाज है तो उसको इंपोर्ट करते हैं. तो इंपोर्ट पेंडाज, नमपाई और मैटप्लोटलिब तीनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं. तो इंपोर्ट पेंडाज एज ए पीडी और इसको रन करते हैं. तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरी थी उसको हमने इंपोर्ट कर लिया और साथ के साथ मैं C1 को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं C1 भी मेरे पास हो तो मैं C1 को भी यहाँ से इंपोर्ट C1 को भी एक लाइब्रेरी है C1, उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. और आप मशीन लर्निंग पढ़ने तो आई होप ये छोटी मोटी लाइब्रेरी आप सबको पता होगी जो हम पाइथन में कवर कर चुके हैं. तो इंपोर्ट C1 एज ए SNS. तो दिस इज द हमने इंपोर्ट कर लिया है. अब हम जानते हैं कि हम एक डेटा पे काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से. तो उसको मैं अपने नोटबुक में लोड कर लेता हूँ और वो है मेरे पास lon.csv. इसको मैंने अपने नोटबुक में इंपोर्ट कर लिया है. अब सारा काम हम इसी पे करेंगे और साथ के साथ मैं इसका जो पाथ है ना उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अब ज़रूरत हो तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, स्क्रीन बड़ी दिखे. अब आप मेरे साथ देखेंगे तो हम यहाँ पे df डॉट, अब df मैंने उस डेटा का नाम रखा है, आई होप ये सब क्लियर होगा. तो df डॉट pd डॉट रीड अंडरस्कोर, ये सिंटैक्स होता है CSV. और मैंने जो अभी पाथ कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट किया और अब मैं अपने df का जो भी मेरा डेटा है उसका नाम मैंने df रखा है हेड फंक्शन के थ्रू. अब हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 5 रो दिखाता है ऊपर की. तो ये दिस इज द डेटा. इस डेटा में आप देखेंगे तो ये कॉलम है और ये रो है. तो सबसे पहले हम किसी भी डेटा पे जब काम करते हैं तो सिंपली क्या काम करते हैं, पहले उसका शेप निकाल लेते हैं, मतलब उसमें कितने कॉलम हैं और कितनी रो हैं. तो df डॉट, अब मैं इस पर सेव फंक्शन को अप्लाई करूं, यहाँ पे जो मैं सेव फंक्शन होता है उसको अप्लाई करें तो यहाँ पर ये बता देगा कि मेरे इस डेटा में कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है. तो इसमें 381 रो हैं और 13 कॉलम है. ये लोन ID, जेंडर, मैरिड, ये ऐसे 13 कॉलम है और यहाँ पर 381 रो है. अभी मैं अपने डेटा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी यहाँ पर ना तो कोई फार्मूला लगाया, ना तो अभी हमने जेड स्कोर मेथड से आउटलायर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और ना डायरेक्ट मेथड से. तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे आउटलायर को रिमूव करना और उसके बाद हम सीखेंगे जेड स्कोर से. तो दिस इज़ द शेप ऑफ दिस डाटा. अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ के साथ ये देख लेते हैं क्या मेरे डेटा में कितनी, जिस कॉलम पर मैं काम करूंगा, मान लो मुझे एप्लीसेंट इनकम पे काम करना है या को एप्लीसेंट इनकम पे काम करना है, तो क्या इसमें इज नल है या कोई वैल्यू नल है या नहीं है, यानी मिसिंग वैल्यू तो नहीं है. तो वो मैं पता कर लेता हूँ df डॉट इज नल के थ्रू. और df डॉट इज नल चलाया और यहाँ पर मैं सम फंक्शन को अप्लाई कर देता हूँ. यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा ना कहाँ है, यहाँ पर कितनी, किस फंक्शन में, किस कॉलम में कितनी वैल्यू मिसिंग है, तो ये नहीं पता चल रहा. तो मैं सम फंक्शन के थ्रू देख लेता हूँ कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है. तो लोन ID में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, जेंडर में 5 मिसिंग वैल्यू हैं और मैरिड में 0 मिसिंग वैल्यू है, डिपेंडेंट में 8 है, एजुकेशन में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 21 है, एप्लीसेंट और कॉन एप्लीसेंट में 0 मिसिंग वैल्यू है. ऐसी यहाँ पर लोन अमाउंट टर्म्स में 11, क्रेडिट में 30. तो ये भी पता चल गया कि मेरे डेटा में
कितनी मिसिंग वैल्यू है। अब साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, अपने इस डेटा का डिस्क्राइब फंक्शन के थ्रू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका जो कैलकुलेट उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब फंक्शन जो होता है वो आपके जो डेटा होता है ना उसको उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता है। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर किस पे सकते हैं, हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे। तो जो न्यूमेरिकल डेटा है ना केवल उस पर ही ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है। जैसे काउंट की अगर बात करें तो एप्लीसेंट इनकम में 381 रो है, कोएफिशिएंट 381 है, यहाँ पर इसमें मिसिंग वैल्यू है तो 370 बची है और क्रेडिट हिस्ट्री में 351 बची है। इसका मीन कितना है डेटा का, तो एप्लीसेंट इनकम का मीन ये है, कोएफिशिएंट इनकम का मीन ये है, लोन अमाउंट का मीन ये, और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों है। अब व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से भी पता चल गया है और इस पर पाइथन में भी समझाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो और मिनिमम इसकी जो मीन है वो कितना है, तो मीन भी आ गया। और 25 परसेंटाइल कितना वैल्यू है, 55 परसेंटाइल कितना वैल्यू है, 75 परसेंटाइल कितना वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और यहाँ से कोएफिशिएंट इनकम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब किस कॉलम पर मुझे काम करना चाहिए समझाने के लिए, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें जो सबसे अच्छा कॉलम दिख रहा है, तो सबसे अच्छा जो कॉलम है वो दो दिख रहे हैं, एक एप्लीसेंट इनकम और एक कोएफिशिएंट इनकम। और इसमें भी कोएफिशिएंट इनकम से आउटलायर प्रेजेंट होंगे। उसका रीज़न ये है, यहाँ पर इसका मीन देखें तो 18277 है, और लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 3837 है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। तो कोएफिशिएंट इनकम में हमारे पास जो है वो यहाँ पर बहुत सारे आउटलायर प्रेजेंट होंगे। तो इन आउटलायर को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू समझने के लिए मैं बॉक्स प्लॉट बना लेता हूं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ बॉक्स प्लॉट। तो शिफ्ट एंटर किया और शिफ्ट एंटर करने के बाद आपके सामने बॉक्स प्लॉट आ गया, और यहाँ से ये पता चल गया कि इसमें आउटलायर है, किसमें, कोएफिशिएंट इनकम में। तो मैं कोएफिशिएंट वाला जो इनकम वाला कॉलम है उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने उसका बॉक्स प्लॉट बनाने के बाद ये देख लिया कि इसमें आउटलायर प्रेजेंट है कि नहीं। तो दिस इज द आउटलायर। आउटलायर क्या होता है तो आपको पता है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज द आउटलायर। तो ये वाला जो कॉलम है ना इसमें आउटलायर तो प्रेजेंट हैं, ये बात तो क्लियर हो गई है। और इस आउटलायर को हम एक ग्राफ है उस ग्राफ के थ्रू और समझ लेते हैं, और वो ग्राफ है डिस्क प्लॉट। तो SNS डिस्क प्लॉट के थ्रू और देख लेते हैं, डॉट डिस्क और डिस्क प्लॉट के थ्रू हम देख लेते हैं क्या इसमें कहीं आउटलायर प्रेजेंट है या नहीं, और वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां से मैं डिस्क प्लॉट और बना लेता हूं, PLT डॉट शो। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिस्क प्लॉट। ये डिस्क प्लॉट है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो इसकी जो टेल है, ये देखिए डेटा जो है यहाँ पर जो ज़्यादातर डेटा है जो हमारे पास डिस्क्राइब निकल कर आया था, ये जो डिस्क्राइब था यहाँ पर जो मीन है ना वो 127 इतनी यहाँ तक ख़त्म हो गया था। मतलब अगर इसकी हम बात करें तो लगभग जो है ना वो 10,000 तक का ज़्यादातर डेटा हमें दिख रहा है कि 10,000 तक हमारा, बल्कि 5,000 के आसपास ज़्यादातर डेटा हमारा ख़त्म हो जा रहा है। बट यहाँ तक देखेंगे ना इसकी टेल कहाँ तक जा रही है, वो 35,000 से भी ऊपर जा रही है। इट मीन्स ये है कि इसमें आउटलायर प्रेजेंट हैं। तो आउटलायर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटलायर आइडेंटिफाई किए कैसे हम कर सकते हैं। अब आउटलायर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे आउटलायर आइडेंटिफाई करने के बाद कि आउटलायर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आउटलायर को हम रिमूव कर सकते हैं एक तो डायरेक्ट मेथड से, तो हम डायरेक्ट मेथड से भी देखेंगे, और दूसरा हम आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं जेड स्कोर के थ्रू। तो अभी तक हमने यहाँ से आउटलायर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन को समझा
जेड स्कोर की। जेड स्कोर होता क्या है ये हमने समझने की कोशिश की ग्राफ के थ्रू, और यहाँ से फिर हमने अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट वाला कॉलम है उस कॉलम में हमारे पास आउटलायर प्रेजेंट हैं। अब ये जो आउटलायर है ना, इनको अब रिमूव करते हैं। अब रिमूव करते हैं दो मेथड से। तो पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, एंड सेकंड मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड है जेड स्कोर मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस डेटा का एक तो ले लेता हूँ, पहले आप समझेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे आउटलायर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी एक मिनिमम रेंज ले लेता हूँ अपने डेटा की, मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज के बाद मैं इसकी मैक्सिमम रेंज भी ले लेता हूँ, मैक्सिमम रेंज। अब यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इन दोनों पर हम काम करेंगे। और मैक्सिमम और मिनिमम रेंज मैंने इसका अब यहाँ पर ये जो मेरे पास आया है ना मैक्सिमम मिनिमम रेंज, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू पहले सबसे पहले हम इसकी मिनिमम रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैं पहले इसका मीन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मीन, और मीन निकालने के बाद अब मैं इसमें से माइनस करता हूँ थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को। जो मेरा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको मैं माइनस करता हूँ, और माइनस करने के बाद इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये अब मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अब इसकी मैक्सिमम रेंज लेता हूँ। तो मैक्सिमम अगर रेंज लेना है तो मुझे किस साइड जाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम रेंज लेने के लिए जाना पड़ेगा प्लस साइड। देखिए अब ये जो मैंने लिखा है ना इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मुझे मिनिमम रेंज चाहिए तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस की तरफ जाना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगी मिनिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज चाहिए तो राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा इस तरफ, तो मुझे इसकी मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे किया है कि एक बार तो मैंने इसकी मिनिमम रेंज ले ली है और एक बार क्या लिया है, मैक्सिमम रेंज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ले ली, और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कहाँ से ली है ये फार्मूले से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको शिफ्ट एंटर करके मैं रन किया तो वो रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को देख लेता हूँ एक बार क्या है। तो मिनिमम, और मिनिमम के बाद यहाँ से मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम रेंज को। अब शिफ्ट एंटर से देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या आई है। तो दिस इज द मिनिमम रेंज एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज। अब मैंने अपने डेटा की एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ले ली है। अब कुछ नहीं करना, अब मैं नया डेटा सेट बनाता हूँ जिसमें उस डेटा सेट में आउटलायर को रिमूव करना है। तो मैं न्यू डेटा सेट के नाम से, न्यू डेटा सेट, न्यू डीएफ के नाम से मैं एक नया डेटा सेट बना लेता हूँ डीएफ। और डीएफ अगेन मैं अपना डेटा सेट लूँगा, और उसके बाद मुझे लेना है कोएफिशिएंट इनकम को। और कोएफिशिएंट इनकम मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मैक्सिमम, वो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मैक्स रेंज। जो मैंने मैक्सिमम रेंज ली थी ये चाहिए, बाकी सब इसके अलावा जो भी कुछ है ना वो सब रिमूव कर दो। अब मैंने इसको बोल दिया कि इस केवल ये वाली वैल्यू चाहिए, बाकी सब रिमूव करें। और अब मैं जो है इसको रन किया तो मेरे पास बन गया न्यू डेटा सेट। और इसमें आप देखेंगे न्यू डीएफ में इसका हेड देखें, तो हेड के बाद इस पर अगर मैं हेड फंक्शन को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वो डेटा बचा है यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज से लेस देन और इक्वल टू होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम रेंज इसमें प्रेजेंट नहीं था तो मैंने लिया नहीं। तो अब चाहे तो मिनिमम रेंज भी ले सकते थे, बट यहाँ पर मिनिमम रेंज इसमें है नहीं डेटा में, तो यहाँ पर मतलब माइनस में वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मैंने माइनस वैल्यू को इग्नोर किया है। नहीं तो यहाँ पर एंड लगाकर मैं माइनस वाली वैल्यू को भी ले सकता था, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे डेटा में माइनस में है नहीं वैल्यू, तो मैंने इसको लिया नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कोएफिशिएंट इनकम है ना, इसमें अब मेरा जो आउटलायर है वो रिमूव हो चुके हैं। कैसा पता करें कि आउटलायर रिमूव हो चुके हैं,
तो आप न्यू जो है डी एफ, इस पर अगर सेफ फंक्शन को अप्लाई करें, इसकी अगर सेफ निकालें, तो सेफ निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कुछ रो डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था, ओरिजिनल डेटा में 381 रो थी और 13 कॉलम थे ये यहाँ पर। और जो नया डेटा बनकर आया है ये वाला रिमूव होने वाला, तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस डेटा में 378 रो हैं और 13 कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ से इसमें से जो आउटलायर हैं रिमूव हो चुके हैं, मतलब कुछ हद तक जो रो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। तो ऐसे आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू देख सकते हैं। अब हुआ है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया था बॉक्स प्लॉट, इसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि क्या रियल में डेटा रिमूव हुआ है कि नहीं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस न्यू डी एफ को अप्लाई करेंगे और न्यू डी एफ को अप्लाई यहाँ पर बस ये लिखना है, और लिखने के बाद जो नया आएगा आप देखेंगे कुछ हद तक ये आगे आया है और इसमें डिफरेंस आ गया है। जो ये था इस वाले में और इसमें डिफरेंस आया है। आप चाहे तो इसको भी इस पर जो ये आपके पास है इसका पर डिस्क प्लॉट बनाकर भी समझ सकते हैं। तो डिस्क प्लॉट बनाकर अगर आप देखेंगे तब भी आपके यहाँ पर बहुत कुछ हद तक आप डिस्क प्लॉट बनाकर भी समझ सकते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ अगर कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर मेरे साथ कोडिंग कर रहे हैं तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आई होप आपने यहां तक कोडिंग कर ली होगी। चलिए अब ये तो था डायरेक्ट मेथड, किस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं जेड स्कोर मेथड। तो यहां से आप हेडिंग डाल लीजिए जेड स्कोर मेथड, जेड स्कोर। और अब हम जेड स्कोर के थ्रू समझते हैं। अब यहां से सबसे पहले जेड स्कोर निकालना पड़ेगा, और जेड स्कोर का आपके पास फार्मूला क्या था, उस जेड स्कोर के फार्मूले को एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जेड स्कोर पहले बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, या चलो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ये। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड स्कोर। तो आपको जेड स्कोर का फार्मूला क्या है ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ जेड स्कोर। जेड स्कोर इक्वल टू जो डेटा है उसमें से मीन को माइनस करना पड़ेगा डेटा के, और स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मैं अप्लाई करता हूं, एक जेड स्कोर बना लेता हूं। तो जेड स्कोर के नाम एक वेरिएबल बना लेता हूं जेड स्कोर के नाम से, जेड स्कोर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, जो भी हमारे पास डेटा है। अब हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं, कोएफिशिएंट पे से माइनस करना पड़ेगा अपने मीन को। तो दिस इज द मीन, ये वाला जो है ना, अपने डेटा के मीन को माइनस करना पड़ेगा अपने डेटा में से, और डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जेड स्कोर निकालने का। यहाँ से आपको अब ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से अब इसका जेड स्कोर बना लिया। अब इस जेड स्कोर के नाम से अपने डेटा में एक छोटा सा कॉलम और बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डी एफ, एक छोटा सा कॉलम बनाता हूँ डी एफ। ये मैंने कॉलम बनाया और इसको रन किया। तो अब मेरे डेटा में ये नया कॉलम ऐड हो चुका है जेड स्कोर के नाम से। चेक कर लेते हैं। तो डी एफ डॉट हेड। अभी हम जेड स्कोर कैसे, जेड स्कोर के थ्रू आउटलायर को कैसे रिमूव कर सकते हैं,
तो वो देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जेड स्कोर के नाम से एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो हर एक वैल्यू का मैंने एक जेड स्कोर निकाल लिया है। यहाँ से जितनी वैल्यू है ना, सबका जेड स्कोर आ गया है। और जेड स्कोर जितनी भी वैल्यू थी, फार्मूला ये है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैसे हम जेड स्कोर फाइंड आउट करते हैं। जेड स्कोर मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसके बाद जेड स्कोर के बाद अब कुछ नहीं करना आपको, डीएफ, और मैं कह रहा हूं कि मुझे केवल वो वैल्यू दो, डीएफ और जेड स्कोर जो जो मेरा लेस देन हो किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से, वो वैल्यू दो। और इसको मैंने रन किया, और रन करने के बाद अब वो वैल्यू रिमूव हो चुकी हैं और इसने केवल मुझे वो वैल्यू बची हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 3 था उससे लेस देन वैल्यू है, केवल वो वैल्यू बची हैं। अब इसको कैसे पता करेंगे वो वैल्यू बची हैं? तो आप यहाँ पर फिर से ये जो है ये नया वाला, इस पर आप अगर शेप निकालें इसकी, तो शेप निकालने के बाद आप देखेंगे यहाँ से अगर इसकी शेप निकालें डॉट, तो फिर से आपके डेटा में 378 यहाँ से रो बची हैं और 14 कॉलम। 14 कॉलम क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर जेड स्कोर का एक नया कॉलम आ चुका है। तो ये मेथड था आपका जेड स्कोर के थ्रू कैसे आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप कैसे जेड स्कोर अपने आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।